पढ़ रहे थे, पिछले दिन पढ़ रहे थे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। सही है ना बच्चा लोग? रेजोनेंस होने के जो 5 कंडीशन हैं उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। पहला कंडीशन क्या है? पाई ऑल्टरनेट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? पाई के बगल वाले पे चार्ज होना चाहिए। चार्ज कैसा कैसा? चाहे पाई के बगल वाले पे प्लस हो, चाहे पाई के बगल वाले पे माइनस हो। तीसरा, पाई के बगल वाले पे लोन पेयर हो। नहीं, हम सबको पता है कि नेगेटिव मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर का मतलब है कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो पाई के बाजू वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज हो तो भी रेजोनेंस करेगा, और पाई के बाजू वाले पे लोन पेयर हो तो भी रेजोनेंस करेगा। सही है बच्चा लोग? और आखिरी कंडीशन है कि लोन पेयर और प्लस चार्ज कहाँ हो? अरे बताएं यार, लोन पेयर और प्लस चार्ज कहाँ हो? अगल बगल में हो। कहाँ पे हो? अगर ऐसा है तो रेजोनेंस होता है। यही 5 कंडीशन है रेजोनेंस होने का। कोई छठा कंडीशन आ सकता है, कोई छठा कंडीशन भी आ सकता है। मोटे तौर पे यही 5 कंडीशन है और हमारा इसी पे काम चल जाएगा। सही है? उसके बाद सारे कंडीशन पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स कराए थे ताकि हमको ये पता चले कि कौन कौन इलेक्ट्रॉन किस किस कंडीशन में कौन कौन, जैसे पाई वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ रेजोनेंस कर रहा है, पाई के बगल में चार्ज है तो कहाँ रेजोनेंस हो रहा है, नहीं पाई के बगल में लोन पेयर है तो रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। ये सारे कंडीशन के बारे में अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स ले लेके बात कर चुके हैं। कहीं कहीं लोन पेयर रेजोनेंस भाग लेता भी है, कहीं रेजोनेंस भाग नहीं भी लेता है, कहाँ लेता है कहाँ नहीं लेता है, ये सब पे बात हो चुकी। ठीक है? उसके बाद बात हुई कि रेजोनेंस करने से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन्हीं को बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कौन सा स्ट्रक्चर? कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या उसी का दूसरा नाम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सही है बच्चा लोग? तो पिछले दिन हम लोग ये बात कर रहे थे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं, वो एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक ही मॉलिक्यूल का जो अलग अलग स्ट्रक्चर है जिसमें पोजीशन चेंज हो। किसका? जिसमें पोजीशन चेंज हो किसका? पाई के इलेक्ट्रॉन का, लोन पेयर का, या चार्ज का। जिसमें एटम का पोजीशन चेंज नहीं हो उसी को बोलते हैं कौन सा स्ट्रक्चर? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और ही साथ बताया था मैंने कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल। हकीकत में वो होते नहीं है, लेकिन हकीकत को समझने के लिए, हकीकत तक पहुंचने के लिए आपको कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सही है बच्चा लोग? अब यहां से आगे, ये पिछले दिन हम लोग ये इतना बात पढ़ चुके हैं, अब इससे आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या इसी का दूसरा नाम है कौन सा स्ट्रक्चर? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इसके बारे में मैंने बताया है आपको कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूल। ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, वो एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, having different position of pi, lone pair, charge। सही है? देखिए एक बात समझाया गया कि डिफरेंट होगा पोजीशन किसका किसका? पाई का या लोन पेयर का, या एटम का पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। ये भी मैंने बताया था, अगर आपने एटम का पोजीशन चेंज कर दिया तो वो आइसोमेरिज्म में चला जाएगा, वो रेजोनेंस की बात नहीं रह जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि रेजोनेंस पे बात करें तो एटम के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज किस में होना चाहिए? रेजोनेंस का जो डेफिनेशन है वो यही है कि चेंज करना है पोजीशन किसका? पाई का या
या चार्ज का। सही है बच्चा लोग। जैसे एग्जाम्पल, एक बार फिर से मैं वही एग्जाम्पल दे रहा हूं जो कल मैंने दिया था। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखें तो ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के दो स्ट्रक्चर्स हैं। फॉर्मिक एसिड के कितने स्ट्रक्चर? ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसा है क्या? नहीं है। कैसे नहीं है? कल मैंने बताया था। तो आज वापस से उतनी सारी बातों को बोलना मेरे बस में नहीं है। आपको दिख रहा होगा यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो वैसे ऑक्सीजन के साथ है जहाँ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, लेकिन इसमें वैसे ऑक्सीजन के साथ है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा है। उधर है ना डबल बॉन्ड। तो ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग है, दोनों अलग अलग बात बता रहा है। तो यही दोनों स्ट्रक्चर है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर किसका? फॉर्मिक एसिड का। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कार्बोनेट। क्या लेते हैं बच्चा लोग एग्जाम्पल? कार्बोनेट किसको बोलते हैं? CO3 माइनस माइनस बोलते हैं ना। कार्बोनेट किसको बोलते हैं बताओ? हाँ चल, इसके नीचे मैंने इसका नाम भी लिख दिया। दिस इज व्हाट। अब देख यहाँ माइनस है, देख पाई के बगल वाले पे क्या है? चार्ज। पाई के बगल वाले एटम पे क्या है? पाई के बगल वाले एटम पे क्या है? तो रेजोनेंस कौन करेगा? अगल वाला कि बगल वाला? बोलना, रेजोनेंस में ये जाएगा कि ये जाएगा? दोनों जाएगा। जाएगा ना। तो मान लो मैंने इससे शुरू किया, ये एटम पे कि बॉन्ड पे? तो एटम से बॉन्ड पे जाएगा, बॉन्ड से एटम पे जाएगा। इसकी वजह से जो होगा क्या है, इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन अब ये वाला यहाँ आ गया तो यहाँ एक ही बॉन्ड रहेगा कि डबल बॉन्ड हो जाएगा? हो जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा कि सिंगल हो जाएगा? और ये वाला उठ के यहाँ आ गया तो इस O पे कौन चार्ज आ जाएगा? सही है बच्चे। बेटा रेजोनेंस तो इसको भी करना है। अभी रेजोनेंस इसमें किया नहीं है तो अब इसको कराएंगे। एटम से कहाँ आएगा? बॉन्ड से कहाँ जाएगा? इसके वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम इधर बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस पे कोई फर्क पड़ा क्या? ये वाला उठ के यहाँ आया तो यहाँ कौन सा बॉन्ड? ये वाला उठ के यहाँ गया, यहाँ पे कौन चार्ज? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चल लिख। ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। एक एग्जांपल और देख, एक एग्जांपल और देख बच्चा लोग। ये रहा बेंजीन। क्या रहा ये? बोलना क्या रहा ये देख बेंजीन, दिख रहा है पोजीशन। अब ये वाला अपना पोजीशन चेंज करके इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, तो ये दोनों स्ट्रक्चर हैं क्या? दोनों स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। किसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर? बेंजीन के। वहां पे मैंने एक बात और कहा था कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रियल, यानी आपने दो स्ट्रक्चर तो बना लिया इस बात को समझने के लिए कि फॉर्मिक एसिड कैसा होगा, लेकिन हकीकत है कि दोनों में कोई भी रियल नहीं है। जो रियल होगा वो इन दोनों का क्या होता है? हाइब्रिड। बताया था मैंने, जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? हाइब्रिड। तो अभी मैंने हाइब्रिड की चर्चा नहीं की है। हाइब्रिड कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं, चर्चा करेंगे। फिलहाल लिखिए इसको। आगे बढ़े बच्चा लोग, आगे बढ़े। प्रॉपर्टीज ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। पहला, कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो रियल नहीं होता है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर
कैनोनिकल स्ट्रक्चर रियल नहीं होता, यानी कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है? ना रियल। कैनोनिकल स्ट्रक्चर ना रियल कैसा होता है? रियल नहीं होता है। नहीं समझे क्या? तो सबसे पहली बात यही लिखने वाले हैं कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर कैसा? नॉट रियल, दैट इज ना रियल, सॉरी दैट इज हाइपोथेटिकल। बोलना दैट इज कैसा? अबे ना रियल नहीं समझे क्या? ना रियल, रियल बोलना, रियल नहीं है। दूसरी बात, तो यहीं पे सवाल आता है, जब ये रियल नहीं है तो रियल कौन है? तो रियल कौन होता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। किसका हाइब्रिड? सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर का हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर? रियल। किसी मॉलिक्यूल का अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हो, कोई भी मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर तो उसका एक को मिलेगा, उसी को समझने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। सही है ना? रियल स्ट्रक्चर को समझने के लिए ही अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और सब अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर कुछ कुछ बात बताता है और कुछ कुछ बात छिपाता है। दूसरी बात, जब ये रियल नहीं है मतलब इसकी स्टेबिलिटी, ये हकीकत में नहीं है, इसका मतलब स्टेबिलिटी इसका कम है, इसका मतलब इसका एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसका लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड? अच्छा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन एक जगह पे कि छितराया हुआ? कोई दिक्कत? तो अगले यही मैं पॉइंट्स लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैव लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज्ड पाई लोन पेयर चार्ज। लोकलाइज्ड मतलब स्थित, लोकलाइज्ड मतलब लोकल, मतलब पटना के हम लोकल है, मतलब हम पटने के हैं, तो हम कहाँ मिलेंगे? जो पटना का लोकल है वो कहाँ मिलेगा? पटने में मिलेगा। लेकिन जैसे तुम लोग सब अपने अपने गांव से आए हो, अपने अपने कस्बे से आए हो, अपने अपने छोटे छोटे शहर से आए हो, या मान लो कि डिस्ट्रिक्ट टाउन से ही आया है पटना पढ़ने के लिए, तो तुम कहाँ से कहाँ तक मिल सकते हो? हो सकता है हम तुमको ढूंढने यहाँ आए, पता चला कि नहीं आज अभी बस पकड़ के चल गया है, तो तुम्हारी मिलने की संभावना कहाँ है? यहाँ से लेकर तुम्हारे गांव तक। बोलो सही कि गलत? हो सकता है बस नहीं मिला, लॉकडाउन था, पैदले चल दिए, है ना? मोदी जी की जय जय, मोदी जी की जय जय, पैदले चल दिए, तो तुम कहां से कहां तक मिल सकते हो? क्योंकि तुम पटना के लोकल नहीं हो, लेकिन जो पटना का लोकल है वो कहां मिलेगा? पटने में मिलेगा। बात समझ में आ रही है? मान लो हमारे मकान मालिक हमारे साथ बदमाशी किया, तो वो कहां मिलेगा? हम तो मकान खाली करके चल जाएंगे, लेकिन हम जब खोजने आएंगे तो कहां मिलेगा? अपन मकान में मिलेगा, वो हमारा कहां खोज लेगा? कहीं नहीं खोज पाएगा। खोज पाएगा क्या? कारण मेरा तो बड़ा सा रेंज होगा, यहां से लेकर हम अपने गांव तक कहीं मिल सकते हैं, लेकिन मकान मालिक कहां मिलेगा? अपन मकान में मिलेगा, जब मन होगा आएंगे तो वो बम मार के चल जाएंगे। नहीं देख बेटा, कहेगी तू क्या है, तू यही लोकलाइज्ड है। लोकल है मतलब क्या है? एक ही जगह पे फिक्स है, स्थिर है। तो लोकलाइज्ड का हिंदी में देखिए मैंने लिख दिया है, लोकलाइज्ड मतलब स्थिर है। कैसा है? स्थिर है। हाँ, स्थानीय बोलते तो ज्यादा अच्छा वर्ड होता, इतना अच्छा वर्ड कभी कभी आ जाता। हाँ, तो एक बात समझिएगा, इसमें कैनोनिकल स्ट्रक्चर है लोकलाइज्ड, मतलब एक ही जगह पे स्थिर होगा उसका इलेक्ट्रॉन, देख के पता चल जाएगा, जैसे इसको देख के पता चलता है। अच्छा, इसके बारे में तो बनाए ही नहीं स्ट्रक्चर, अच्छा नहीं बनाए तो बाद में बनाएंगे। तीसरा बात, अगर एक ही जगह पे स्थिर है इलेक्ट्रॉन मतलब उसका एनर्जी, अरे बताए थे यार, अगर इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे है तो उसमें एनर्जी, लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन छितरा जाए तो उसका एनर्जी कम। सही कि गलत? और अल्टीमेट पर्पस क्या है? लास्ट उद्देश्य क्या है? एनर्जी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। कोई दिक्कत? समझ में आया बच्चा लोग? तो तीसरी बात लिखेंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव मोर एनर्जी। कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव, बोलना,
more energy. Therefore less stability. अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी. कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात? हाँ के ना? चौथा पॉइंट सुनना. पहला कि रियल नहीं होता, मतलब क्या होता? ना रियल होता. दूसरा क्या? कैनोनिकल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन फिक्स है. जहां जहां देख के ही पता चलेगा. जैसे इसमें फिक्स है, माइनस यही है. इसमें फिक्स है, माइनस यहां भी है. उसमें वैसे ही, मतलब पता है कि कहां कहां पे क्या है. लेकिन जो रियल मॉलिक्यूल होगा वो इन सब का क्या होगा? हाइब्रिड होगा. आखिरी बात कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर में अगर चार्ज है तो पूरा चार्ज होगा. अगर चार्ज है इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव कंप्लीट चार्ज. कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव कंप्लीट चार्ज. कंप्लीट मतलब पूर्ण. कंप्लीट चार्ज इफ प्रेजेंट, कॉमा इफ प्रेजेंट. मतलब अगर है तो कैसा है? अगर है तो कैसा होगा? पूरा होगा. नहीं है तो नहीं है. कैनोनिकल स्ट्रक्चर में अगर चार्ज है तो कैसा होगा बच्चा लोग? अरे कंप्लीट मतलब पूरा. कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया मतलब क्या हो गया? कोर्स पूरा हो गया. सही कि गलत? तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर में अगर है, इफ प्रेजेंट, अगर चार्ज होगा तो कैसा होगा? पूरा होगा, आधा नहीं होगा. जैसा कि फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, चार्ज होता है क्वांटाइज्ड होता है. चार्ज जब भी मिलेगा तो जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, उसी के मल्टीपल मिलेगा. सही है ना? तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर में भी अगर चार्ज होगा तो पूरा होगा, नहीं है तो नहीं है. तो ये फीचर्स है, ये प्रॉपर्टीज है किसका? इसका एनर्जी क्या होता है? स्टेबिलिटी क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लोकलाइज्ड. कहने का मतलब अपनी जगह पे स्थित, अपनी जगह पे फिक्स. कोई दिक्कत? ये वाला देख लो, ये वाला देखो. इसमें बताओ यहां पे कौन चार्ज है? इस प्लस चार्ज के साथ इस पाई का रेजोनेंस होगा, हाँ के ना? क्योंकि पाई के बगल वाले एटम पे क्या है बच्चा? चार्ज है. तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि देगा? बोलो, खींचेगा कि देगा? तो ये बॉन्ड पे कि एटम पे? तो बॉन्ड से उठ के कहां आएगा? तो यहां पे कौन चार्ज आएगा? देखो ना, इसका इलेक्ट्रॉन यहां आ गया. यहां कौन चार्ज आएगा? प्लस. यहां कौन चार्ज? यहां कौन चार्ज? माइनस प्लस के बीच बॉन्ड बना सकते हैं क्या कि नहीं बना सकते? ये बात, एक बात बस ये याद रख लीजिएगा, सुनिएगा बेटा. कहीं प्लस है, कहीं प्लस पहले से है, और उसके ठीक बगल में अगर माइनस आया तो प्लस माइनस को अलग अलग नहीं रखना, उसके बीच खट से बॉन्ड बना देना. गौर से सुनना मेरा शब्द. मैंने कहा कि अगर प्लस है कहीं पे, पहले से अगर प्लस है और उसके बगल में माइनस आया तो खट से बॉन्ड बनेगा. ये खट से भी आपको बोलना पड़ेगा. 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार जब आप बोलिएगा तो होगा क्या कि आपके दिमाग में वो बात बैठ जाएगा. जैसे ही प्लस है उसके बगल में माइनस आएगा तो तुम्हारा दिमाग खुद बोल देगा क्या यहाँ पे? खट से बॉन्ड. तो गलती होने का चांस नहीं होगा. सही है? तो एक बार फिर से, जहां प्लस है, अगर कहीं पे प्लस है और उसके बगल में माइनस आया तो उसके बीच खट से बॉन्ड. उसके बीच बॉन्ड नहीं, खट से बॉन्ड. समझे? प्लस माइनस के बीच. तो देखो अभी चार्ज किधर था? उधर था. अब किधर आ गया? समझे? चार्ज का पोजीशन चेंज हुआ, हाँ के ना? अभी पाई किधर था? इधर था. अब पाई कहां चला गया? यानी इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर में पोजीशन चेंज हुआ है, हाँ के ना? किसका पोजीशन चेंज हुआ है? पाई का कि चार्ज का? दोनों का. तो आप कह सकते हैं दीज टू आर व्हाट? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. यस और नो? इन दीज टू स्ट्रक्चर्स पोजीशन ऑफ एटम आर चेंज्ड और नॉट? Position of atoms are changed or not? Position of atoms are same? Yes or no? But the position of charge are different. Position of charge are, position of pi are different, but positions of atoms are same. During resonance there is no change in position of atoms, but there will be a change in position of
पाई, लोन पेयर, चार्ज, गॉट इट, राइट डाउन. सुनिएगा, चलिए बोलना शुरू करें बच्चा लोग. चलो सुनो, देखो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर की बात आ गई तो सबसे पहला मन में सवाल आया कि रियल कौन है. तो बेटा जो रियल स्ट्रक्चर होता है उसी को क्या बोलते हैं? RHS. RHS फॉर, R फॉर, H फॉर, एंड हाइब्रिड मीन्स व्हाट बताया था मैंने आपको. हाइब्रिड किसको बोलते हैं? हाइब्रिड किसको बोलते हैं? अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके, नहीं, अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके जो चीज़ आप बनाते हैं जिसमें सारे मिक्स करने वाले कंपाउंड्स के कैरेक्टर मौजूद हों, उसी को बोलते क्या? हाइब्रिड. नहीं, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अलग अलग गायों का दूध को आप मिक्स कर दें. नहीं, अलग अलग गायों का, जिसमें हम अलग अलग वैरायटी लिए थे गाय का, बढ़िया बढ़िया वैरायटी लिए थे. रेड सिंधी, गिर, साहिवाल, थारा पारकर, वो जर्सी लिए थे. तो पांचों के दूध का क्वालिटी सेम होगा कि अलग अलग? लेकिन पांचों को तुमने एक बाउल में, एक बड़े बर्तन में, एक बड़का बाल्टी में मग से लेके अच्छा से एकदम मिक्स कर दिए. उतना पे भी मन नहीं किया तो मिक्सी, वो क्या नाम है उसका, वॉशिंग मशीन में डाल के पूरा मिक्स कर दिए. वॉशिंग मशीन क्या करता है? पूरे मटेरियल को क्या करता है? घुमाता है. नहीं, सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है. तो एकदम मिक्स करके वापस 4 बर्तन को भर दिया. अब चारों का दूध कैसा? चारों दूध अब कैसा? एक जैसा. उसमें किसका कैरेक्टर? नहीं. तो वही अब जो दूध हो गया वो कैसा दूध? हाइब्रिड दूध. कैसा दूध? चलो अगर 4 गाय का नहीं मिलाना तो एगो भैंसी का मिलाते हैं, एगो गाय का मिलाते हैं, एगो हथनी का मिलाते हैं, एगो बकरी का मिलाते हैं, एगो ऊँटनी का मिलाते हैं. सबका दूध का फीचर एक है कि अलग अलग, लेकिन मिक्स करने के बाद सब कैसा? मिक्स करने के बाद सब कैसा? तो जो मिक्स नहीं किया वो प्योर था. मिक्सिंग से पहले कैसा था? लेकिन मिक्स करने के बाद कैसा हो गया? हाइब्रिड. मिक्स करने के बाद हाइब्रिड. तो हाइब्रिड उसी को बोलते हैं जिसमें अलग अलग चीजों का कैरेक्टर हो, है ना. जैसे मैंने ऐसा सुना है कि बायो में एक ऐसा प्लांट बनाया गया जिसके ऊपर में टमाटर फलेगा और मिट्टी के नीचे आलू फलेगा. उसका नाम है पोमैटो. उस पेड़ का क्या नाम है? पोमैटो. पोटैटो एंड टोमेटो मिला के बना दिया गया क्या? पोमैटो. कितना बढ़िया है. ऊपर में आम, सॉरी ऊपर में आलू, ऊपर में टमाटर, नीचे में आलू, दोनों मिला के कैसा? पोमैटो. अपने शुद्ध हिंदी में हम लोग एक स्पेसीज का नाम, की गलत. आजकल देखते हैं, आजकल पेड़ उड़ में किया जाता है, खूब लोग कटिंग करता है और थोड़ा सा काट के
और दूसरा चीज़ क्या है, उसमें डंठल लगा दिया, फिर जो पहले वाला था उसका डंठल काट दिया, अब नए वाले डंठल में फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे। नहीं, तो जो नया वाला निकलेगा उसमें किसका कैरेक्टर आएगा, दोनों का मिक्स कर दिए। सही है ना। हो सकता है कि आम जो खाएं गुलाब की तरह गंध दे, भविष्य में आम हो हाथ में, गंध कैसा दे रहा हो, गुलाब जैसा। मतलब एक साथ क्या मजा, दो मजा, खाने में आम, सूंघने में गुलाब। उल्टा भी हो सकता है उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी कुछ अच्छा भी होता है, कभी कभी कुछ गड़बड़ भी हो जाता है। लेकिन साइंटिस्ट का काम है क्या करते रहना, प्रयोग करते रहना। तो आरएचएस जो है, आरएचएस जो है वो हाइब्रिड है। किसका हाइब्रिड, सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का। किसका हाइब्रिड, सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं आरएचएस का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले आरएचएस इज क्या, इसके आगे भी लिख दें, दैट इज नॉट हाइपोथेटिकल। अबे रियल है ये, तो इसके आगे भी लिखेंगे नहीं, काल्पनिक नहीं है ये तो बेचारा नहीं रियल था। क्या था ये, ना रियल था, इसीलिए क्या लिखे, ये रियल है। इसके आगे भी बताएं कि नहीं हकीकत में होता है, ये काल्पनिक नहीं है, ऐसा लिखना नहीं। दूसरा, आरएचएस हैज, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, लोकेलाइज्ड, यहाँ लोकेलाइज्ड नहीं रहेगा। हाँ, तो जो लोकेलाइज्ड नहीं है उसको बोलते हैं डी लोकेलाइज्ड। क्या बोलते हैं, और बेटा डी का मतलब होता है लॉस। डी, इस डी का मतलब किसका लॉस हो गया, जो लोकेलाइज्ड था, जो अपनी जगह पे स्थिर था, वो स्थिर नहीं रहा, क्या हो गया, अस्थिर हो गया, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया। जहां भी डी डी लगे ना मतलब लॉस। ये जो पसीना टपक रहा है तो क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, डी फॉर लॉस। किसका लॉस, पानी का, डिहाइड्रेशन। कहीं से हाइड्रोजन भाग जाए क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन। हेलोजन भागे, डी हेलोजिनेशन। कार्बोक्सिल का लॉस हो, डी कार्बोक्सिलेशन। एमीन का लॉस हो, डी एमिनेशन। नहीं समझे क्या, लड़ाई झगड़ा में किसी लड़की का झोंटा नोचा गया, डी झोटेशन। डी मतलब लॉस। किसका लॉस, उसके आगे झोंटा का, डी के आगे जो लिखा हुआ है उसका। यहां पे क्या लिखा है, डी लोकेलाइज, मतलब किसका लॉस, लोकेलाइज का लॉस। लोकेलाइज मतलब एक जगह पे स्थिर था, अब डी लोकेलाइज नहीं रहेगा, मतलब क्या हो गया, अस्थिर। अस्थिर मतलब बेचैन, यानी छटपट्टी धर लिया उसको। घूम के इधर जाएगा, घूम के इधर आएगा, घूम के अगल जाएगा, घूम के बगल जाएगा, घूम के अड़ोस में जाएगा, घूम के पड़ोस में जाएगा। उसी को क्या बोलेंगे, नहीं कुछ आदमी नहीं होता बेचैन आत्मा जिसको बोलते हैं, वो इधरों जा रहा है, उधरों जा रहा है, बौख रहा है, क्या है वो, डी लोकेलाइज। मकान मालिक हमारा लोकेलाइज है कि डी लोकेलाइज्ड, हम लोग लोकेलाइज हैं कि डी लोकेलाइज्ड। सही है ना, मतलब हम लोग बेचैन है कि स्थिर हैं, बेचैन हैं। सही है ना। तो हम लोगों का एनर्जी बोल, अबे लोकेलाइज्ड होने से एनर्जी, एक किसान चार बेटा, चारों को एक लकड़ी दिया, तोड़ दिया, चारों लकड़ी को गांठ बना के दिया, नहीं टूटा, समझाया एकता में बल है, एक साथ रहोगे तो एनर्जी। तो एक के जगह पे है, मतलब कैसा है, बताओ कैसा है, तो लोकेलाइज में एनर्जी। और छितरा गया तो एनर्जी, बताया था मैंने, पानी के टैंक में पानी है तो लोकेलाइज है, हाँ कहना, तो उसमें एनर्जी। और पानी छितरा गया उसके बाद डीलोकेलाइज हो गया, उसकी एनर्जी। तो अगर डीलोकेलाइज हो गया तो इसीलिए आरएचएस की एनर्जी, बोल लल्ला बोल, आरएचएस हैज, इसीलिए। समझ में आ रही है बात। रियल स्ट्रक्चर कौन, कैनोनिकल स्ट्रक्चर की आरएचएस। रियल स्ट्रक्चर कौन, कैनोनिकल स्ट्रक्चर की आरएचएस। सही है ना। एनर्जी किसका ज्यादा, आरएचएस का कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर का। स्टेबिलिटी ज्यादा किसका, आरएचएस का कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर का। इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड इसमें कि इसमें, इसमें कि इसमें, आरएचएस में, किसमें। एनर्जी किसकी ज्यादा, एनर्जी किसकी ज्यादा, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा। इशारों पे जाएंगे तो उल्टा पुल्टा भ्रम में पड़ जाएंगे आप। कई बार ऐसा होता है हम बोलते कुछ और हैं, इशारा कुछ और करते हैं, ताकि आपका दिमाग जो है ना थोड़ा अटेंटिव मोड में हो। नहीं तो आप लोगों का दिमाग जो है ना थोड़ा सुस्त रहता है, बहुत जल्दी चल देता है। हाँ, तो शायद समझ में आ गया। आखिरी बात, एक और पॉइंट लिखना है जिसके लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो हम यहाँ लिखने वाले। इसमें क्या है, कैसा चार्ज, इसमें कंप्लीट चार्ज नहीं होगा, इसमें कैसा होगा, पार्शियल। पार्शियल मतलब
जरी सा, पार्शियल मने थोड़ा सा, पार्शियल मने तन्नी को, पार्शियल मने समझे नहीं समझे, कंप्लीट मने, कंप्लीट मने पूरा, पार्शियल मने तन्नी को। जैसे पार्शियल मतलब कि तुम खीर खा रहे हो, उसमें बस हम एक बूंद जाके किरासन तेल डालेंगे, कै बूंद, उसका लो मजा, एकदम जर्री को डाले हैं कौची, किरासन तेल, उसके बाद तुम्हारे सारे खीर का मजा दुगना हो जाएगा। नहीं तो आरएचएस में, ये एलएचएस में टाइम क्या बोलबे नहीं करता है सब। आखिरी पॉइंट लिख रहा हूं मैं, किसके बारे में, सुन रहा है ना तू, लिख रहा हूं मैं। आखिरी पॉइंट क्या लिखने वाले बताओ। आरएचएस हैज कैसा चार्ज, पार्शियल मतलब, बोलना रे, पार्शियल मने थोड़ा सा, पार्शियल मने इसमें पूरा चार्ज, पूरा पूरा प्लस और पूरा पूरा माइनस ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। किसमें, रियल स्ट्रक्चर में। रियल स्ट्रक्चर में क्या मिलता है, थोड़ा सा। लिखिए, क्या बना रहा है, सी फॉलोइंग फोटो, सी फॉलोइंग। कोई बोलेगा सर फोटो ऐसे थोड़े होता है, फोटो तो ऐसे होता है, सही है ना। तो कृपया ज्ञान देने की कोशिश ना करें। जो मैंने लिखा है, सी फॉलोइंग फोटो केयरफुली, सुनना। मैं एक फोटो बना रहा हूं और इस फोटो पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी को दिखाया है। क्या दिखाया है, यानी नीचे से ऊपर बढ़ेंगे तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। बताओ, हम ऐसा ही लिख रहे हैं तो 3 को एनर्जी का हम स्केल लिए, हमको ऐसा लगता है कि सबसे कम एनर्जी रहेगा किसका, सबसे कम एनर्जी किसका रहेगा, और कम से कम 2 को कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा, हाँ के ना। अगर रेजोनेंस है तो कम से कम कै को कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा। हो सकता है दोनों का एनर्जी बराबर हो सकता है दोनों का एनर्जी बराबर ना हो। ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर पे निर्भर करता है कि किसका एनर्जी बराबर होगा और किसका एनर्जी बराबर नहीं होगा। जैसे तुम लोग भी अपना माथा लगा के बता सकते हो कि किसी का एनर्जी ज्यादा है और किसी का एनर्जी कम है। बोलोगे सर कैसे पता चलेगा, देख कैसे पता चलेगा, देखना गौर से देखना। लो यही वाला स्ट्रक्चर ले रहे हैं, कौन वाला स्ट्रक्चर, कौन एसिड, फॉर्मिक एसिड, कौन एसिड, ये वाला इधर गया, ये वाला इधर गया। इसके बाद बताओ, इस O पे माइनस, डबल बॉन्ड, इस OH पे कौन चार्ज, प्लस, यहाँ पे ऐसा। बताओ हम अगर तुमसे पूछें क्या इसमें चार्ज है, क्या ऊपर वाला में चार्ज है, क्या नीचे वाले में चार्ज है ना। चार्ज आने से स्टेबिलिटी, पहले दिन एकदम प्यार से समझाए, चार्ज मतलब बेचैनी, चार्ज मतलब तो इसमें बेचैनी है कि नहीं, ये छटपटा रहा है कि नहीं, बेचैनी मतलब छटपटाहट, ये छटपटा रहा है कि नहीं, तड़प रहा है कि नहीं, और ये तड़पेगा क्या, तो ज़्यादा कौन तड़पेगा, तो इसका स्टेबिलिटी, इसका एनर्जी। तो अगर हम इन दोनों की एनर्जी की बात करें तो दोनों की एनर्जी बराबर होगा क्या, किसी एगो का तो ज़्यादा एगो का कम होगा ना। तो हम ऐसे ही हमारा मन किया, हम यहाँ लिख दिए 1, यहाँ लिख दिए 2। अब आपसे मैं पूछूंगा कि बताओ 1 कौन 2 कौन, 1 कौन, जो नीचे है वो, जो ऊपर है वो, समझे नहीं समझे। नीचे वाले की एनर्जी ज्यादा क्यों, चार्ज की वजह से इसकी एनर्जी, और बेटा एनर्जी ज्यादा होने से स्टेबिलिटी, इसकी एनर्जी स्टेबिलिटी, कोई दिक्कत। यानी अलग अलग कैनोनिकल स्ट्रक्चर का एनर्जी कैसा होता है, अलग अलग हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बराबर कैसे हो सकता है, देखना। मान लो ये वाला कोई मॉलिक्यूल लिए, कैसा मॉलिक्यूल लिए,
अब ये रेजोनेंस करेगा तो ये इधर, ये उठ के इधर, तो ये ऐसा। क्या इन दोनों में कोई फर्क दिख रहा है क्या? जो बात इसमें है वही बात इसमें है, हाँ के ना? ये कह रहा है एगो पाई है और एगो चार्ज वाला है, एगो पाई है एगो, लेकिन ये ऐसा कह रहा है क्या? कह रहा है एगो तो पाई है, ये भी कह रहा है पाई है, लेकिन ये कहता चार्ज नहीं होगा, ये कहता चार्ज होगा। सही है? तो यहाँ ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। बच्चों, जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? नॉन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब एक के जैसन, इक्विवेलेंट मतलब एक के नियर, इक्विवेलेंट मतलब बताओ। लेकिन ये दोनों एक जैसा है क्या? लेकिन ये दोनों एक के जैसा है, हाँ के ना? अगर नहीं दिखता तो इसको ऐसे घुमा लो। अबे ऐसे है ना, ऐसे, इसको क्या करो तो जो दाएं था वो किधर आ जाएगा? अब बाएं वाला। तो ये दोनों एक के जैसा है, हाँ के ना? एक ही नहीं है, सेम नहीं है, सिमिलर है। सेम नहीं, एक नहीं, एक के जैसन। एक के जैसन करने का मतलब क्या? हु बहु सेम। एक के जैसन करने का मतलब क्या? बहुत बार ऐसा कहा जाता है, आप लोग हो सकता है आप लोग भी ऐसा कहते हो। हम लोगों को उम्र में तो लोग अक्सर ये बात कहते हैं, हम और पढ़ने में एक के जैसन थे। सही है ना? लेकिन देखो वो आज कहाँ है, हम कहाँ रह गए। आप लोग भी ऐसा बोलते हैं, हम और तो पढ़े में एक के जैसन थे, लेकिन ओकर नंबरबा ज़्यादा आ गया, हमारा नंबरबा कम आ गया। लेकिन जब आप मेरी उम्र में आएंगे तब क्या बोलेंगे? हम और एक के जैसन थे, लेकिन देखो उसका किस्मत साथ दे दिया तो पढ़ के कहाँ चला गया, हम यहीं पे घास काट रहे हैं। सही है? किस्मत की बात बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि वो मेहनत किया होगा अच्छा से। हम मेहनत नहीं किए, पढ़ने के टाइम हम डीलोकलाइज रहते थे, नहीं, और पढ़ने के टाइम लोकलाइज रहता था, ये नहीं बोलिएगा। किस्मत बोलते हैं कि हमारी किस्मत खराब था, मेहनत किए नहीं, ये नहीं बोलिएगा, बल्कि क्या बोलिएगा? किस्मत को दोष दीजिएगा। सुनिएगा, किस्मत का दोष वही देता है जो हारा हुआ इंसान होता है। जो हारा हुआ इंसान नहीं होता वो किस्मत का दोष नहीं देता है। सही है ना? जो हार जाता है, जिसका अपने में दम नहीं बचा, वो नसीब पे बात लगने लगता, भाग में होगा तो होवे करेगा, तो इसका मतलब है कि वो हार गया। और जो नहीं हारता है वो कहानी लिखता है। हाँ, एक से एक कहानी है धरती पे जो ये बताती है कि लोगों ने क्या क्या हासिल किया है, बावजूद इसके कि सारी परिस्थितियां उनके विपरीत थी। और एक से एक कहानी है जिसमें यह भी साबित होता है कि सारी परिस्थितियां उनके हिसाब से थी, फिर भी वो सब चौपट कर दिया। जैसे अंबानी के छोटका बेटा 40,000 करोड़ लेके आया था, जीरो कर दिया, सोडा कर दिया, और बोलेगा हमारे नसीब के दोष है। सही है? और कोई ऐसा भी आदमी, उसी का बाप धीरूभाई अंबानी, हमारे आपके तरह साधारण पैदा हुआ, करोड़ों का, करोड़ों नहीं लाखों करोड़ों का बिजनेस, लाखों करोड़ का, 1 लाख करोड़ खड़ा कर दिया। तो इतिहास गवाह है कि परिस्थितियां अच्छी रहने के बावजूद आदमी सब चौपट कर देता है, और इतिहास गवाह है परिस्थितियों के विपरीत रहने के बाद भी आदमी सब कुछ हासिल करता है। सही है ना? आप लोग, सब लोग मोबाइल चलाते हैं तो उसमें अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं और बताते हैं, अलग अलग लोगों की कहानी बताई जाती है कि देखिए इसके बाबूजी नहीं थे, सिर्फ माँ थी, मजदूरी करके बेटे को पढ़ाई, बेटा आज IAS है। और इसके दूसरे तरफ आपको ऐसा भी एग्जाम्पल मिल जाएगा कि 1000 बीघा था इनका, बड़का घर के लड़की से ब्याह हो गया, और उसके बाद ओलंपिक देखने हर साल 100 बीघा बेच के जाते थे देखने ओलंपिक। 2-4 ओलंपिक देखने के बाद बचवे नहीं किया, घरों बिक गया। तो दोनों तरह का कहानी आपको मिलेगा। तो इक्विवेलेंट मतलब जो एक के जैसा, जो एक जैसा नहीं हो उसको नॉन इक्विवेलेंट। सही है? तो इन दोनों का एनर्जी कैसा होगा? सेम। लेकिन इन दोनों का एनर्जी सेम, तो हम वैसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें एनर्जी अलग अलग हो। तो ये दोनों में ये वाला ज्यादा स्टेबल है, अरे अलग अलग कैनोनिकल स्ट्रक्चर में ये वाला स्टेबिलिटी ज्यादा शो कर रहा है। तो जो ज्यादा स्टेबल है उससे भी जब एनर्जी कम होता है तब बनता है क्या? RHS, यानी जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, इससे भी एनर्जी कम होगा तो क्या बनेगा?
और इसी के एनर्जी डिफरेंस को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। ये एनर्जी क्यों घटा? रेजोनेंस की वजह से। यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसा था? लोकेलाइज्ड। यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसा था? लोकेलाइज्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसा हुआ? तो लोकेलाइज से डीलोकेलाइज होगा तो एनर्जी, यहाँ चार्ज पूरा था, यहाँ चार्ज पार्शियल है, यानी चार्ज घटा, चार्ज बटा। तो चार्ज के घटने से, चार्ज के बटने से एनर्जी घटती है, स्टेबिलिटी। तो इसी एनर्जी गैप को बोलते हैं क्या? आर ई फॉर बोलना, रेजोनेंस एनर्जी। यानी रेजोनेंस एनर्जी किसको बोलते हैं? एनर्जी डिफरेंस। रेजोनेंस एनर्जी किसको बोलते हैं बच्चा लोग? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड आरएचएस। समझे नहीं समझे? क्लियर नॉट क्लियर? लिख, हाउ टू ड्रॉ आरएचएस, हाउ टू ड्रॉ आरएचएस। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आरएचएस क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, क्या जवाब होगा आपका? Why RHS is more stable than canonical structures? What is the reason? क्या कारण है इसके? इसमें एनर्जी कम क्यों होती है? एनर्जी कम होती है ये कारण नहीं है। एनर्जी कम होने का वजह क्या है? इसमें आरएचएस में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? छितरा जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? छितरा जाता है। छितराने की वजह से एनर्जी, चार्ज जो है घट जाता है। एक जगह का चार्ज 4 जगह में बढ़ जाएगा, सही है ना? तो जब कोई भी चीज बढ़ जाएगा तो उसका असर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, सही है। कहा जाता है एक साधु एक गांव से गुजर रहे थे, एक साधु एक गांव से गुजर रहे थे। वो गांव में बच्चा सब, बदमाश गांव था, ऐठल गांव था। तो कोई बच्चा ढेला मारा, कोई बच्चा गाली दिया, किसको? साधु जी को, साधु बाबा को। कोई बूढ़ा आदमी के पास वो कंप्लेन भी किया तो बुढ़बो घरी आया, लाठियों से मारा, है ना? तो साधु जी अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका 2-3 गो चेला भी था। तो साधु जी बोलते गए कि तुम लोगों पे कभी कोई आफत ना आए, हमारे दिल की यही तमन्ना है, यही हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम लोगों पे कभी किसी तरह का कोई बाधा नहीं आए, भगवान तुम पे किसी तरह का कोई कष्ट न दें। और ये बोलते निकल गए। अगले गांव में गए तो बच्चा एकदम दंडत होके, साष्टांग होके प्रणाम कर रहा था। और जो बड़े लोग मिले थे वो भी बहुत आदर सत्कार कर रहे थे, खूब दान मिला, पुण्य मिला, पैसा कौड़ी सोना चांदी सब मिला। तो जब वहाँ उस गांव से निकलने लगे तो बोले कि भगवान करे तुम्हारे यहाँ तूफान मच जाए, भूकंप आ जाए, बिजली गिर जाए, तुम लोग सब तबाह हो जाओ। वहाँ से कह के निकल गए। तो चिलवा आगे बढ़े तो चिलवा पूछा कि अच्छा एगो बात बताइए साधु जी, आज तक हम आपसे कुछ नहीं पूछे हैं, लेकिन ये आप ऐसा उल्टा पुल्टा जवाब काहे दिए? जो मारा, गरियाया, खाने को नहीं दिया, भूखल रहे हम लोग, टुआते रहे दिन भर। उसको बोले कि कुछ नहीं हो तुमको, हमेशा तरक्की करो, भगवान तुम पे कभी किसी तरह का विपत्ति ना लाए। और जहाँ हम लोगों को घुसने के साथ सम्मान किया गया, पुष्प वर्षा हुई, तरह तरह के व्यंजन मिले भोजनोपरांत, भोजन के लिए खूब दान दक्षिणा मिला। उसको बोले कि तुम बर्बाद हो जाओ, तबाह हो जाओ। बोले कि पहला वाला गांव में सब खच्चर आदमी था, बदमाश आदमी था, तो सबको कहाँ रहना चाहिए? लोकेलाइज्ड। कहाँ रहना चाहिए? लोकेलाइज्ड। क्या कि खराब आदमी एक के साथ रहे तो ठीक है, लेकिन बाद वाले गांव में मिले तो कैसा आदमी मिला? अच्छा आदमी मिला। तो अच्छा आदमी कैसा रहना चाहिए? डीलोकेलाइज्ड। मतलब अच्छा आदमी डीलोकेलाइज्ड कब होगा? जब वहाँ तूफान होगा, तबाही होगा, तो सब छितरा जाएगा। तो जो जहाँ जहाँ जाएगा सब अच्छा समाज बना देगा। आई खचड़बन सब गलती से अगर अलग अलग जगह चला गया तो गंध मचा देगा। तो बोले रे वाह गुरुजी, अब तो रेजोनेंस जानते। बोले तब सही है ना? तो जो दुष्ट आदमी उसको कहाँ रहना चाहिए? एक के साथ नहीं। और जो अच्छा आदमी हो तो जहाँ रहेगा वहीं अच्छा एकदम गुलाब की तरह सुगंध फैलाएगा। तो बताओ तुम लोगों को भी कैसा रहना चाहिए? लोकेलाइज्ड के डीलोकेलाइज्ड? लोकेलाइज्ड। तुम लोगों को कैसा रहना चाहिए? लोकेलाइज्ड। जहाँ रहो वहीं रहो। तो रेजोनेंस एनर्जी आरएचएस क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? समझ में आ गया बात? नहीं। और यही आरएचएस को समझने के लिए पूरा रेजोनेंस पढ़ेंगे।
अब तुम्हारे मन में आएगा कि सर आप सबसे पहले सिखा रहे हैं कि आरएचएस कैसे ड्रॉ करना है, और आरएचएस तो हम तभी ड्रॉ कर सकते हैं जब कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ हो। कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ हो, इसी में तो 3 दिन आपके दिमाग का दही बनने वाला है, और आरएचएस अभी 5 मिनट में सीख जाएंगे। और कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, इसी में दिमाग का क्या होने वाला है, दही। समझ रहे हैं ना बात? लेकिन आपको मजा आएगा कब? आपका दिमाग का दही नहीं जमेगा कब? जो पढ़ाया गया है पीछे 5 क्लास में, उसको आप क्या करेंगे, रिवाइज करके एकदम जुबान पे रहना चाहिए। और मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं पढ़ाया है कि आप कह दीजिए कि नहीं सर समझ में नहीं आया, मास्टर आया उड़ा के चला गया, ऐसा तो आप बोलिए नहीं पाइएगा। ऐसा बोलेगा सही में उड़ा देंगे। बच्चों अगर आरएचएस ड्रॉ करना है तो सबसे पहला काम करना है, मॉलिक्यूल का जो स्केलेटन है, जो ढांचा है, सिग्मा बॉन्ड और एटम, वो लिखना है। क्या लिखना है? यानी सबसे पहले ड्रॉ करिए। क्या ड्रॉ करिए? सिग्मा स्केलेटन ऑफ मॉलिक्यूल। सिग्मा स्केलेटन ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले क्या ड्रॉ करो? सिग्मा स्केलेटन। कहने का क्या मतलब? अरे एटम एटम के बीच में एक बॉन्ड नहीं होगा, सिग्मा बॉन्ड, तो ढांचा पूरा तैयार हो जाएगा। हाँ के ना? सबसे पहला काम सुनना। अब दूसरा काम क्या करना है, जितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर है सबको देखते हुए तुमको बताना कि पाई कहां कहां पे है। सही है? तो जहां जहां भी पाई है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में, जहां जहां भी पाई है कैनोनिकल, वहां वहां डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करना है। क्या यूज करना है? यानी यूज डॉटेड लाइंस। यूज डॉटेड लाइंस काहे के लिए? यूज डॉटेड लाइंस टू रिप्रेजेंट, टू शो डीलोकलाइजेशन रेंज। टू शो डीलोकलाइजेशन रेंज। क्या शो करने के लिए? क्या शो करने के लिए कि डीलोकलाइजेशन का रेंज कहां तक है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां तक, बोलना कहां तक। डीलोकलाइजेशन मतलब छितराना, लोकलाइज मतलब समेट के जगह पे रहना, डीलोकलाइजेशन मतलब तो कहां तक छितराया है, छितराने का रेंज कहां तक है। जहां तक रेंज होगा वहीं तक ना पाई गया होगा। तो उसके लिए क्या यूज करना है? इसके लिए क्या यूज करना है? हम इसको बोलते हैं कि डोटिया दो वहां तक। क्या करो? डोटिया दो एकदम। बाद में सीखेंगे कि डोटियाना भी है तो देख के, कहीं पे ज्यादा डॉट कहीं पे कम डॉट, लेकिन अभी ये बात नहीं। अभी फिलहाल एकदम आंख मूंदने है और क्या करना है, कहीं डॉट ज्यादा कहीं डॉट कम हो कोई फर्क। बाद में सीखेंगे एकदम प्रॉपर आरएचएस, कहीं डॉट ज्यादा होता है कहीं डॉट कम होता है। 4 क्लास के बाद वो पढ़ेंगे, वो चीज सीखेंगे। हाँ। और स्टेप तीसरा, हाँ, और ये कैसा पता चलेगा, डीलोकलाइजेशन रेंज कैसे पता चलेगा? पाई बॉन्ड कहां तक कहां गया है वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर को देख के पता चलेगा। और तीसरा काम, जहां जहां चार्ज है, कैसे पता चलेगा कहां कहां चार्ज है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर को देख के। सही है ना? जहां जहां भी चार्ज है वहां वहां पे आपको चार्ज लगाना है। कैसा चार्ज? पार्शियल। कैसा चार्ज? और आप जरूर पढ़ते होंगे, डेल्टा मने थोड़ा सा, डेल्टा प्लस मने जरी को प्लस, डेल्टा माइनस मतलब जरी को माइनस, मतलब पार्शियल चार्ज। तो पार्शियल चार्ज कहां लगाना है? जहां जहां कैनोनिकल स्ट्रक्चर में जिस जिस एटम पे चार्ज होगा उसी एटम पे आरएचएस में भी चार्ज होगा, लेकिन वो चार्ज कैसा होगा? पार्शियल चार्ज होगा। कैसा चार्ज? पूरा पूरा प्लस, पूरा पूरा माइनस नहीं, बल्कि डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। तो यहां बताएंगे, सो एप्रोप्रिएट चार्ज ऑन एप्रोप्रिएट एटम, एप्रोप्रिएट चार्ज ऑन कॉरेस्पॉन्डिंग एटम्स, on corresponding atoms by viewing all canonical structures. अपडेट करो यहां तक, अपडेट करो यहां तक, तब उधर की बात बताते हैं। ले रहा हूं आरएचएस लिखने का, किससे? फॉर्मिक एसिड से। पहला मैं किसका लिखने वाला हूं? फॉर्मिक एसिड का। आप बोलेंगे सर फॉर्मिक एसिड का है? नहीं,
चूंकि एक ही चीज अगर आप 3 बार 4 बार किए हैं तो बोला जरी दिमाग में आपके बुलेट प्रूफ खोपड़ी में जरी जल्दी घुसेगा, सही है ना। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मिक एसिड, एज यू नो दैट आई हैव टू ड्रॉ, नाउ आई एम ट्राइंग टू लर्न हाउ टू ड्रॉ RHS. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर शुड बी गिवन, यस और नो। गड़बड़ा गए हम बात, हमरा लिखना है RHS, क्या लिखना है हमरा, तो जब तक कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं दिल रहेगा तब तक तो हम RHS नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। यस जियो मेरे लाल। तो देखो बच्चा लोग, बेटा ये क्या है, बोलो बोलो बच्चा लोग, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड. Formic acid is common name and IUPAC name is meth and oic acid. Yes or no? Root word plus and plus oic. और बेटा इसका दूसरा स्ट्रक्चर जैसा कि आप जानते हैं, ये एटम से बॉन्ड पे आया, बॉन्ड से एटम पे आया, इसके बाद जैसे ही ये बॉन्ड से एटम पे आया तो इस पे कौन चार्ज, माइनस चार्ज, इस पे कौन चार्ज, इस पे बॉन्ड नहीं, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे कौन चार्ज, प्लस चार्ज, दिस इज पहला, दिस इज दूसरा, दिस टू आर, ये दोनों है कौन स्ट्रक्चर, कैनोनिकल, नहीं ये दोनों है क्या, कैनोनिकल, एन निकल चाहे ओने निकल, कैनोनिकल। अब हमको लिखना है काउची, बोल दे मेरे भाई क्या ड्रॉ करना है, सबसे पहले RHS के लिए क्या लिखना है, सिग्मा स्केलेटन, नॉट स्केलेटन, क्या लिखा है मैंने, ये सिग्मा स्केलेटन लिख दिए क्या, बोलो बोलो लिख दिए क्या। अगली बात सुनना, अच्छा हम ये दोनों ऑक्सीजन का नाम बता दें, दोनों ऑक्सीजन का नाम क्या क्या है। अब हम चाहते हैं कि दोनों ऑक्सीजन का नाम बता दें, दोनों ऑक्सीजन का नाम है, स्पेशल नाम दिया गया है, सुनना। देखो ई वाला एसिड की तरह H निकलता है, ई वाला नहीं निकलता है, H प्लस की तरह कौन वाला निकलता है, ई वाला निकलेगा, ई वाला। अब तुम फिर पूछोगे सर ई वाला काहे निकलेगा, इस सवाल का भी जवाब देते हैं, इस सवाल का भी जवाब देंगे, सुनना, गौर से सुनना, तभी मजा आएगा। सुनना बच्चा लोग, ये OH बेटा अगर ये H प्लस निकल जाती इस O पे कौन चार्ज, आए हो दादा बबुआ हो, ये इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए H प्लस की तरह निकले, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए ना, हाँ के ना, तो इस H के निकलने के बाद इस ऑक्सीजन पे कौन चार्ज, क्या ये नेगेटिव रेजोनेंस करेगा, हाँ के ना, बोलो ना। तो ये H प्लस निकलने के बाद यहाँ क्या बनता है, माइनस, और माइनस क्या कर जाता है, रेजोनेंस करने से स्टेबिलिटी, इसीलिए ये वाला H निकल जाता है। समझे कि नहीं समझे, कौन वाला H निकलता है, और यही अगर ये वाला निकलता तो यहीं पे आ जाता कौन चार्ज, तो क्या ये रेजोनेंस करता क्या, तो इसलिए H किसका निकलना चाहिए, रिएक्शन किधर किस डायरेक्शन में होना चाहता है, जिधर स्टेबिलिटी जिधर एनर्जी, इसीलिए दोनों H नहीं निकलता, एक ही H निकलेगा, कौन वाला। अरे अभियो नहीं समझे क्या, अभियो नहीं समझे क्या बेटा, जो H प्लस की तरह निकलता है, ये वाला निकलता है ना H प्लस की तरह, तो इसी का नाम है प्रोटिक हाइड्रोजन। क्या नाम है इसका, अब आप बोलिएगा प्रोटिक क्यों, नहीं क्योंकि बेटा H प्लस का नाम प्रोटॉन भी है, H प्लस का नाम तो प्रोटॉन की तरह निकलने वाला, इसलिए क्या नाम है, समझे नहीं समझे क्या, कोई दिक्कत, इस हाइड्रोजन का क्या नाम, प्रोटिक। और जो हाइड्रोजन प्रोटिक हो, जो H प्लस की तरह निकलता हो, ये जिस ऑक्सीजन से जुटल है, इसका नाम भी प्रोटिक है, समझे नहीं समझे। प्रोटिक हाइड्रोजन जिस ऑक्सीजन से जुड़ा है, दैट ऑक्सीजन इज, और जिससे नहीं जुड़ा है ए प्रोटिक, बोलना, दिस ऑक्सीजन इज, दिस इज। भविष्य में कभी भी ये शब्द आएगा तो आप बोलेंगे हाँ के ना, मैं क्या उम्मीद रखूंगा कि आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे, कि आप नील बटा सन्नाटा, तो वैसे ही कान के नीचे लगेगा झन्नाटा, सही है। वैसे ही इस हाइड्रोजन का भी नाम बताओ कैसा, ए प्रोटिक, समझे नहीं समझे, क्लियर नॉट क्लियर,
सुनना, आगे सुनना, गौर से सुनना। अब बताओ इसके हिसाब से डबल बॉन्ड किसके तरफ है? डबल बॉन्ड किसके तरफ है? इसके हिसाब से किधर है? समझ में आ रही है बात? ये वाला प्रोटिक, ये प्रोटिक, ये वाला प्रोटिक, ये प्रोटिक, ये वाला प्रोटिक, ये प्रोटिक, ये प्रोटिक, ये प्रोटिक, प्रोटिक, ये प्रोटिक, प्रोटिक, ये प्रोटिक, प्रोटिक, ये प्रोटिक, प्रोटिक, ये प्रोटिक। समझे कि नहीं समझे? हमको कोई दिक्कत नहीं, 2-4 बार बोल सकते हैं हम। उसके बाद हम ये डायलॉग भी नहीं मारते कि तुम 100 बार पूछोगे 100 बार बताएंगे, इतना पेशेंस नहीं है भैया। उतना तो हमारा बीपी जो हो जाएगा, वो बीपी मशीनों को पार कर जाएगा। 100 बार नहीं, 2-4 बार बोल सकते हैं। बेटा इसके हिसाब से पाई बॉन्ड होना चाहिए किसके तरफ? प्रोटिक के तरफ। इसके हिसाब से प्रोटिक के तरफ नहीं होना चाहिए। बीच का उपाय, ये कहेगा यहाँ पे रहेगा पूरा पूरा डबल बॉन्ड, कहता है खबरदार डबल बॉन्ड आया तो क्या होगा? बीच का उपाय, बीच का उपाय, जरी को रहेगा, जरी को नहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। समझे नहीं समझे? बोलना। वैसे ये वाला क्या कहेगा? ये प्रोटिक के साथ सिंगल बॉन्ड, ये वाला कहेगा प्रोटिक के साथ डबल बॉन्ड। बीच का उपाय, समझे नहीं समझे? अब इसका मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक क्या है? छितराया हुआ है। कौन? देखो ना, दूसरा दूसरा क्या है? यूज डॉटेड लाइंस टू शो डीलोकलाइजेशन रेंज। डीलोकलाइजेशन रेंज यहीं से यहीं ना छितरा रहा है, बोलो ना। देखो ना, हाँ के ना। और तीसरा पॉइंट क्या करना है? यानी पहला पॉइंट आसान है, सिग्मा स्केलेटन लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या करना है? डोटिया देना है। कहां से कहां तक? अरे जहां जहां पाई हो वहां क्या कर देना है? डोटिया। कोई दिक्कत? समझे नहीं समझे? क्लियर नॉट क्लियर? तीसरा क्या कहता है? चार्ज। इसके हिसाब से माइनस है किस पे? प्रोटिक पे। माइनस है किस पे? प्रोटिक पे। और इसके हिसाब से प्लस है किस पे? माइनस है किस पे? इसके हिसाब से प्रोटिक पे। कुछ छोना है, देखना। इसके हिसाब से चार्ज है क्या? नहीं यहां नहीं यहां। इसके हिसाब से प्रोटिक पे कौन चार्ज? बीच का उपाय, ये कहेगा प्रोटिक पे नहीं रहेगा चार्ज। चार्ज रहेगा तो आज बवाल है। तुम चार्ज रख के दिखाओ, तुम रख के दिखाओ, उसके बाद हम दिखाते हैं हम क्या करेंगे। भाई कहेगा चार्ज रहबे करेगा, तुम क्या कर लेगा हम देख लेंगे। बीच का उपाय, बीच का उपाय। जब पंचायती होगा तो क्या होगा? रखने दो यार, खाली थोड़े बात थोड़े चलेगा। रहेगा कैसा चार्ज? थोड़ा सा। कैसा चार्ज? जरी गो। कैसा चार्ज? तन्नी गो। नहीं, इसके हिसाब से ऑक्सीजन पे कौन चार्ज? इसके हिसाब से ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं। बीच का उपाय थोड़ा सा। क्या? तो यही स्ट्रक्चर है। कौन स्ट्रक्चर है ये? यानी जो हकीकत का स्ट्रक्चर है, जो रियल स्ट्रक्चर है किसका? फॉर्मिक एसिड का। इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो कहता है, ये दोनों स्ट्रक्चर कहता है कि एगो सिंगल बॉन्डेड है, एगो डबल बॉन्डेड है। हकीकत में क्या है? कोई भी डबल बॉन्डेड है क्या? कोई भी सिंगल बॉन्डेड है क्या? इसी को बोलते हैं पार्शियली डबल बॉन्डेड। ये बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड से यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सिंगल के आगे है ना ये, तो इस बॉन्ड की लंबाई डबल से सिंगल बॉन्ड बड़का गो होता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मंझला, ट्रिपल बॉन्ड छोटका। एक बार फिर से, सिंगल बॉन्ड बड़का। मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था बच्चा लोग, क्या बोल रहे थे? दिमाग थोड़ा ये हो गया। हाँ, मैं बोल रहा था डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बड़का, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मंझला, मंझला मंझला, सिंगल बॉन्ड बड़का, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड छोटका। ये सिंगल से डबल के बीच में ये कहाँ है? डबल है, सिंगल है, ये कहाँ है? इसका मतलब ये बड़का और मंझला के बीच में, यानी मंझला से बड़ा, मंझला से छोटा होगा रे। बड़का मंझला के बीच में मतलब मंझला से छोटा होगा। अरे चौपटवन साहब, जो मंझला छोटका के बीच में होगा वो ना मंझला से छोटा होगा। एक बार फिर से, सिंगल बॉन्ड बड़का, डबल बॉन्ड मंझला। ये किसके बीच में है? बड़का मंझला के बीच में है, यानी मंझला से बड़ा, बड़का से छोटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चा लोग? सुन लेना, यहां हम बाजू में लिखने वाले हैं। ये हम बाजू में क्या लिखने वाले हैं?
बॉन्ड लेंथ क्या लिखने वाले हैं? बॉन्ड लेंथ, BL मतलब बच्चा लोग बॉन्ड लेंथ। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन होता है? सबसे बड़का कौन है ना? सिंगल के बाद कौन है? डबल। बोलने की जरूरत नहीं, डबल के बाद कौन है? समझे कि नहीं समझे? तो बेटा इसका जो बॉन्ड लेंथ है कहां पे है? सिंगल और डबल के बीच में, बड़का और मंझला के बीच में, यानी मंझला से बड़ा, बड़का से छोटा। कोई दिक्कत? इसी को बोल सकते हैं। यहां से एरो देखो, ऐसा हम नीचे करके लिखने वाले हैं, यहां हम ऐसा करके लिखने वाले हैं, पार्शियली डबल बॉन्डेड। कैसा डबल बॉन्डेड? पार्शियली, बोलना, डबल बॉन्डेड। ये डबल बॉन्ड नहीं है, बल्कि क्या है? थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड है, थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड है। कोई दिक्कत? लिखिए, अपडेट करिए यहां तक। वो अच्छा काम कर रहा है कि खराब काम? लेकिन ए प्रोटिक वाला क्या कर रहा है?